Hello everyone. In our today's lecture, we're gonna study about Indian Contract Act, which is particularly based for UGC NICT Commerce. So this act is prescribes the law relating to Indian contract. The act was passed by British India and is based on the principle of English common law. So So guys, before knowing about what is contract, let us know the base of contract. So first of all, let's take an example. For example, there's a person who is Mr. A and another person Mr. B. Mr. A is a shopkeeper and Mr. B is a supplier. Offer. So there are two persons, Mr. A and Mr. B. For say, Mr. A is a shopkeeper and Mr. B is a supplier. Mr. B supplies for say slippers and Mr. A has a showroom. So Mr. A जो है वो उनका शोरूम है, वो स्लीपर्स का काम करते हैं, शूज़ का काम करते हैं, वो बेचते हैं. ही इज़ अ रिटेलर एंड Mr. B इज़ अ सप्लायर फॉर स्लीपर्स. सो मिस्टर बी के पास एक ऑफर है फॉर मिस्टर ए कि वो 3 मंथ्स तक उन्हें अपने स्लीपर सप्लाई करेंगे विद द प्रिस्क्राइब्ड रेट फॉर से ₹200 पर स्लीपर. कैसी भी स्लीपर होगी वो 200 में उनको सेल करेंगे. ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है फॉर से 3 मंथ. अभी यहाँ पे क्या है, अभी मिस्टर बी ने ऑफर दिया है मिस्टर ए को. दिस इज ऑफर, दिस इज अ प्रपोजल फॉर मिस्टर ए. इफ मिस्टर ए लाइक्स दिस प्रपोजल, सो वो इस प्रपोजल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट. When there is a offer and this offer is being accepted, offer plus acceptance, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऑफर कर रहे हो और वो दोनों दूसरा वाला बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बन जाता है प्रॉमिस. देन इट बिकम्स प्रॉमिस. ओके, सो व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस इज अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड. And in simple words, so when an offer is accepted, it becomes promise. So जो हमारा लॉ है, जो हमारा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस गिवन है बहुत सारी. सो द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी. द डेफिनेशन ऑफ ऑफर इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए. And the definition of acceptance is given under section 2 subsection B. So what is offer? When a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something or anything which in a view to obtain or abstain to that. So this kind of thing is known as offer. जब सामने वाला बंदा आपको ऑफर करता है कि मैं आपको स्लीपर्स दूंगा 3 महीने के लिए या फिर सिर्फ आपको ही दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा, तो ये उसका ऑफर है जो वो आपको कर रहा है. इफ यू लाइक्स दैट, व्हेन अ प्रपोजल टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. कि आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, आप उस पर एग्री करते हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है कि प्रपोजल था, ऑफर था, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया. सो देयर इज अ प्रॉमिसर एंड देयर इज अ प्रॉमिसी. व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, द पर्सन मेक्स द प्रपोजल इज प्रॉमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज प्रॉमिसी. वन मोर थिंग हियर इज दिस इज ₹200. तो ये ₹200 क्या है? ये ₹200 वो है जो मिस्टर ए मिस्टर बी को पे करेगा फॉर 1 स्लीपर, फॉर 1 यूनिट ऑफ स्लीपर. सो दिस इज कंसीडरेशन. इसे हम बोलेंगे कंसीडरेशन. तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है
under section 2 subsection D. Okay, then आपका प्रॉमिस, जब आपके प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाता है देन इट बिकम्स एग्रीमेंट, देन इट बिकम एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपकी गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में. एवरीथिंग or every promise and a set of promises forming the consideration, this is consideration for each other, is called agreement. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जहाँ पे है वो आपका प्रॉमिस है. जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ कंसिडरेशन मिक्स हो जाएगा तो वो आपका एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है, वो आपका एग्रीमेंट बन गया कि दोनों पार्टीज इस पे एग्री करती हैं, दोनों पार्टीज अपने सिग्नेचर करती हैं कि वो यहाँ पे एग्री कर रही है और ये वाला बंदा स्लीपर्स देगा और ये वाला बंदा उसके बदले में मनी देगा. So this is what? This is agreement. Now the thing is, what is contract? हमने तो ऑफर पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा, प्रॉमिस पढ़ा, एग्रीमेंट पढ़ा, कंसिडरेशन पढ़ा, यहाँ पे कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हुई. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सो जब इस एग्रीमेंट के ऊपर लीगल बाइंडिंग आ जाएगी, ये लॉफुल अप्लाई हो जाएगा. अगर ये एग्रीमेंट लॉफुल अप्लाई नहीं है, लॉफुल एप्लीकेबल नहीं है, इन द आइज ऑफ लॉ ये अगर नहीं आता है तो ये आपका एग्रीमेंट ही रहेगा. बट जब इसके ऊपर लीगल बाइंडिंग आ जाएगी तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. इट फॉर्म्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H. An agreement which is enforceable by law. Enforceable by law is known as contract. So these are the definition. I hope it's clear to you all. With these definitions, some others definition also for say void agreement. An agreement is known as void when it is not enforceable by law. जब कोई भी एग्रीमेंट आपका लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो void एग्रीमेंट होता है, जिसको हम सेक्शन 2G के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. Then the next is section 2 subsection I is for voidable contract. यहाँ पे void agreement की बात हो रही थी और यहाँ पे बात हो रही है voidable contract की. So what is voidable contract? An agreement is voidable contract if it is enforceable by law at the option of one party. Okay, and it is not enforceable by law at the option of another party. कि एक पार्टी के लिए ये वैलिड है, ये चलेगा, ये इसके ऊपर कानून लागू हो रहा है, बट फॉर द अनदर पार्टी ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है. ओके, सो एक इसे फॉलो कर रही है, दूसरी इसे फॉलो नहीं कर रही, तो वो आपका हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट थिंग इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होंगे. अगर इनमें से एक भी एसेंशियल एलिमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट में एब्सेंट है तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सो द फर्स्ट थिंग इज 2 पार्टीज. जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है, विच वन ऑफ दैम इज ऑफरर एंड द अदर वन इज ऑफरी. जो आपका ऑफर कर रहा है, जो प्रपोजल कर रहा है, एंड सेकंड जो से एक्सेप्ट कर रहा है. नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आपका जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है. मतलब कि जो आपस में ऑफर एंड ऑफरी जिस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आप उसके अंदर लॉ को डालना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि जो भी हो वो कानून को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए. ठीक है, आप कोर्ट की स्टैंप, आप मैजिस्ट्रेट की स्टैंप उस पर लगवाना चाहते हैं. आप लीगल को, आप लॉ को उसके अंदर इंटरफेयर करने से आप चाहते हो कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करे. ओके, दैट मीन्स यू इंटेंड टू क्रिएट अ
लीगल रिलेशनशिप। नेक्स्ट थिंग इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो अगर आपने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ऑब्वियसली आपको फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि एग्रीमेंट में आप लॉ को ऐड कर रहे हो। सो लॉ को ऐड कर रहे हो तो मतलब आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो एंड आपको लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। टू पार्टीज होंगी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मीन्स कि जो भी एग्रीमेंट के अंदर चीज़ें मेंशन है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें मेंशन है, वो उनका मीनिंग क्लियर है। डबल मीनिंग वाली बातें नहीं की गई है, डबल स्टैंडर्ड वाली कि आप कुछ और कह रहे हो लेकिन सामने वाला कुछ और समझे, वैसी कुछ भी लैंग्वेज टेक्निक्स कुछ भी ऐसा यूज ना किया जाए। सिंपल क्लियर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आप निकाल सको। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। काम ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो परफॉर्म करना, ऑफरर के लिए भी एंड ऑफरी के लिए भी। ओके, फोर से अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर करते हैं कि मैं आपको सामान बेचूंगा अगर बाढ़ आ जाती है तो, बट ये चीज़ तो आपकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सो वो चीज़ के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट इज मस्ट। वही बात है ना, एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके साथ आपका लॉफुल इंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग विद द सेम सेंसेस। सो दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम थिंग के ऊपर, सेम एग्रीमेंट के ऊपर एग्री करती है, सेम सेंसेस के साथ। दोनों का इंटेंशन सेम है, एक दूसरे को पता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। पार्टीज जो हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं, मतलब वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। अभी इस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। जो भी कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन एज आई सेड कि कंसिडरेशन होता है कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को स्लीपर्स के लिए ऑफर कर रहा है तो स्लीपर्स के बदले में दूसरे वाला जो बंदा है जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल, वो कुछ पेमेंट करेगा। अब वो पेमेंट आपकी जो होती है उसे कंसिडरेशन बोलते हैं। वो पेमेंट आपकी लॉफुल होनी चाहिए, और लॉ की नज़रों में जो कंसिडरेशन होता है लॉफुल, वो होता है आपका मनी, कि आप मनी दे रहे हो या कोई और गुड दे रहे हो। ठीक है, वो चीज़ लॉफुल होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए कि आप बोलो कि मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, बदले में आपको मुझे बदले में आपको ड्रग्स देने पड़ेंगे। सो विच इज़ इलीगल थिंग, जो कि आपकी लॉफुल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते। जो आप कंसिडरेशन दोगे वो लॉफुल होना चाहिए, इट मस्ट बी लॉफुल। नेक्स्ट इज लीगल ऑब्जेक्ट। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्ट है, एम है, दैट मस्ट बी लॉफुल, वो भी आपका लीगल होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वॉइड दिख रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हो जो कि जिसके लिए कानून इजाज़त नहीं देता हूँ। सो you must be clear about these things. So these are the essential elements for a valid contract. Now next thing is competencies of parties के अंदर क्या आता है। What is competency? Competency का मतलब है कि कौन कौन सी parties जो हैं वो competent हैं, वो participate कर सकती हैं contract के अंदर। So for that thing capacities of parties को explain किया गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1847। सो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या है। पार्टीज मस्ट नॉट बी। जो पार्टी आपकी माइनर होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस केस में आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। माइनर कोई भी लॉस बियर नहीं करेगा, वो प्रॉफिट के लिए पार्टिसिपेट करेगा बट लॉस के लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सो माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड इज पर्सन विद अनसाउंड माइंड। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है
जो कि लुनैटिक है या ड्रंकार्ड है, जिसने ड्रंक की हुई है, आप ऐसे पर्सन के साथ, या किसी का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या वो अभी अपने होशो हवास में नहीं है, इस तरह के पर्सन के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पर्सन कॉम्पिटेंट पार्टी के अंदर नहीं आता, उसकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। नेक्स्ट इज फॉरेन। अगर आप किसी भी फॉरेन के बंदे के साथ, जो कि फॉरेन एम्बेसडर का है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी आपका कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट इज एलियन एनिमीज। अगर कोई आपकी कंट्री का दुश्मन कंट्री का मेंबर है, मतलब आपकी कंट्री जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का कोई दुश्मन, वहाँ की कोई दुश्मन कंट्री और वहाँ के किसी पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपका कॉम्पिटेंसीज के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। आप किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ही नुकसान है, क्योंकि वो बंदा पहले से ही इंसॉल्वेंट है, उसके पास कुछ है नहीं, सो आप उसको स्यू नहीं कर सकते अगर वो कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं करता है तो। सो ऐसे पर्सन को भी कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज से हटाया गया है। नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट। कोई पर्सन गिल्टी है, किसी के ऊपर केस चला हुआ है, प्रिजनर है वो, तो आप उसके अगेंस्ट आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते। नेक्स्ट इज कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब है कि जो कंपनीज होती हैं आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, बट कंपनीज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि कंपनीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि कंपनीज तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपनीज करती हैं, लेकिन कंपनी का कोई बंदा होता है जो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उस बंदे का नाम आएगा, कंपनी का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी के एक सीनियर मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो करेंगे आपके साथ ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। ओके, सो कॉर्पोरेशन, कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, ये सब जो भी बंदे होते हैं ये आपकी कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के अंदर नहीं आते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Today we have learnt about what is offer, acceptance, promise, contract, essential elements of contract, and capacities of parties. Hope you guys like this video and understand it properly. Please like, subscribe, and comment. Thank you so much.